अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। सैफई की मिट्टी से जन्मा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा सितारा आज ओझील हो गया। नेताजी अनंत यात्रा पर निकल गए। समाजवादियों को, अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को, अपने दोस्तों को रोता बिलखता छोड़कर मुलायम सिंह यादव एक ऐसी यात्रा पर चले गए जहां से वो लौटेंगे नहीं। नेताजी का पार्थिव शरीर आज सैफई की धरती पे, जहां उन्होंने जन्म लिया, वहीं आज वो मिट्टी में मिल गए, सुपुर्दे खाक हो गए। आज जब उनको मुखाग्नि दी गई, उनको लाखों चाहने वाले, उनके लाखों प्रशंसक आज सैफई में पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सितारा आज खो दिया है। कौन थे मुलायम सिंह यादव? क्या थी उनकी राजनीति? उनके जीवन संघर्षों में कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए और राजनीति में ये मुकाम मुलायम सिंह यादव ने कैसे हासिल कर लिया कि आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैफई में मौजूद थे। किसी व्यक्ति के जीवन में जिंदा रहते और उसके मृत्यु के पश्चात ऐसा सम्मान बहुत नसीब से मिलता है। आज हम मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के बारे में खुली चर्चा करने वाले। बहनों भाइयों, सैफई में आज समाजवादी पार्टी का सूरज अस्त हो गया। नेताजी जिस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया, उस मिट्टी में मिल गए, नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैफई की जिस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया, देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी हुकूमत चलाई, समाजवाद का सितारा बुलंद किया और समाजवाद को सत्ता में लेकर आए। समाजवाद को सिर्फ विरोध का हथियार नहीं बनाया, बल्कि सत्ता का वो हथियार बनाया जिससे उन्होंने दलित पिछड़ों के उनके हक और हुकूक को इंसाफ दिलाकर समाज में बराबरी की पायदान पर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। यूं ही आज लाखों समर्थक सैफई में नहीं पहुंच गए। बिना किसी संसाधन, बिना किसी रिसोर्स, बिना किसी इनविटेशन, हजारों उनके चाहने वाले, लाखों लोग सैफई में पहुंच गए। आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैफई के पंडाल में मौजूद थे। हर पार्टी का नेता। और कल जब उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा था, तो उस पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और पूरी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया उत्तर प्रदेश के भीतर। यह मुलायम सिंह यादव का कद था उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। कोई यूं ही मुलायम सिंह यादव नहीं बन जाता। बड़ा श्रम, त्याग, परिश्रम, माफ करने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, लोगों को लेकर चलने की प्रवृत्ति, इसने सैफई के एक प्राइमरी टीचर में पढ़ाने वाले अध्यापक को राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा नेताओं में शुमार करा दिया, जो 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, 7 RCR का दरवाजा खटखटा के लौट आए। वो मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 1992 में अपनी पार्टी को खड़ा करके 1 नहीं 3 बार सत्ता में खुद मुख्यमंत्री रहे, 4थी बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। मुलायम सिंह यादव के संघर्षों की दास्तां एक खुली किताब है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुलायम सिंह यादव पर शोध होने चाहिए। उनकी राजनीति पर, उनके तौर तरीकों पर, उनके राजनीतिक रणनीतिक कौशल पे आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, उनसे प्यार भी कर सकते हैं और उनसे घृणा करने वाले लोगों की भी तादाद बहुत है। लेकिन मुलायम सिंह यादव को देश की राजनीति में कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो कहते थे कि शक्तिशाली और धनवान लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ों, शोषितों, दलितों, वंचितों की बात करते हैं। वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? खेत के किसानों की। वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके पास न पंखा है, न बिजली है, न AC है, न मोटर है, न कार है, न संसाधन है। वो उस दौर की लड़ाई लड़ते हुए लखनऊ और दिल्ली पर वो काबिज हुए। क्या कारण है कि लोग मुलायम सिंह यादव को इतना प्यार करते हैं? और क्या कारण था कि जब उनका
जनाजा निकला तो लोग रोने लगे। कोई तो कारण होगा। क्या वजह है कि कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हुआ? समाजवाद की जो सबसे बड़ी मशाल थी बहनों भाइयों, आज बुझ गई। लोहिया की पाठशाला का आखिरी विद्यार्थी और समाजवाद को सबकी समृद्धि से जोड़ देने का नारा देने वाला व्यक्ति। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी इज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री खुद उनका पार्थिव शरीर विपरीत विचारधारा होने के बावजूद पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, शरद पवार जैसे उनके पुराने दिग्गज दोस्त, 8 राज्य के मुख्यमंत्री, सभी पार्टियों के नेता और खुद जयंत चौधरी भी वहाँ मौजूद होते हैं। ये असामान्य है, ये असाधारण है। एक जीवन में इतनी उपलब्धियां और इतना सम्मान पाने वाला गांव का एक व्यक्ति सफाई से निकला और वापस कहाँ पहुँचे? यात्रा करते हुए। कहाँ? सफाई। जिस मिट्टी में जन्मे उस मिट्टी में आज मिल गए और अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक समृद्ध समाजवाद, एक नया समाजवाद, वो समाजवाद जो गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, उन सब के हितों की, हकों की लड़ाई लड़ने की एक बड़ी मजबूत विचारधारा वो छोड़ गए। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना उनके कर्णधारों की चुनौती होगी। लेकिन अखिलेश यादव पर अब पिता का साया नहीं है। लेकिन आज जब मुलायम सिंह को मुखाग्नि दी गई, बहुत लोग रोए और बहुत लोगों ने नेताजी को मिस किया, उन्हें याद किया। कल मैंने आप सबको नेताजी की कहानी बताई थी। उस कहानी की एक और कड़ी है। उनके साथ काम करने वाले, उनके सहयोगी या उनके साथ राजनीति करने वाले या फिर उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देखने और अनुभव करने वाले। आज मैंने ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है आज की परिचर्चा में, ताकि वो आपको बताएं कि कौन थे मुलायम सिंह यादव, क्यों थे इतने पॉपुलर और क्यों लोग उन्हें इतना पसंद करते थे और क्यों लोग उनके समर्थक उनके लिए जान देने पर आमादा रहते थे। क्या था मुलायम सिंह में? एक नाटे कद का व्यक्ति, जो कोई प्रभावशाली वक्ता भी नहीं थे, जिनकी आवाज़ भी कोई अमिताभ बच्चन जैसी नहीं थी। लेकिन क्या खासियत थी नेताजी में कि वो लखनऊ ही नहीं, देश की राजनीति पर फलक पर छा गए? कोई तो बात रही होगी। तो उस बात को जानने के लिए मैंने आज कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है और वो आज आपको बताएंगे कौन थे मुलायम सिंह यादव। सुधींद्र भदौरिया, कमांडर अर्जुन भदौरिया के बेटे। कमांडर साहब का इटावा और आसपास की राजनीति में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता रहा। सुधींद्र भदौरिया जी उनके बेटे हैं। पार्टी अलग है लेकिन ये मुलायम सिंह के मुरीद हैं और बहुत लंबे वक्त तक नेताजी के साथ काम किए। आज उनको मैंने आमंत्रित किया है। चंद्र प्रकाश राय, नेताजी के बड़े पुराने सहयोगी, आज उन्होंने लिखा कि 36 बरस का साथ छूट गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीपी राय, बहुत लंबे समय नेताजी के साथ राजनीति की। अशोक सिंह जी भी मौजूद हैं, लालू यादव की पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुलायम सिंह के साथ 35-40 साल साथ रहने और काम करने और उनको देखने और उनकी राजनीति को समझने का अनुभव। और दीपक मिश्रा, इन्होंने अपनी राजनीति ही मुलायम सिंह के साथ शुरू की, जाने माने समाजवादी चिंतक। और आसिम वकार जी को मैंने आमंत्रित किया। आप इनको देखकर आज चौंक गए होंगे। आसिम वकार बड़े पुराने समाजवादी हैं और जब ये पहली बार पॉलिटिक्स में आए तो उंगली पकड़कर इनको मुलायम सिंह यादव लाए थे और बड़ी ट्रेनिंग दी थी और नेताजी इनको अपने पास रखते थे। बाद में MIM चले गए, लेकिन दरअसल ये मूल इनका समाजवाद है। आप इनको चौंकिए नहीं, इनके आज सुनिएगा कि नेताजी के साथ इनका वक्त कैसे बीता और ये इनके अनुभव क्या है। मैं सुधींद्र भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। भदौरिया साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आज आपने अपनी व्यस्तता में से समय निकाला और मैं चाहता हूँ कि हमारे लाखों दर्शक इस वक्त आपका लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। नेताजी से जुड़े मैं संस्मरण आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या खासियत थी नेताजी में।
देखिए, आज का दिन सभी लोगों के लिए हम लोग शोकाकुल हैं और हम लोग सब उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। पर हम साथ में ये भी याद करना चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी जिस गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, सैफई से लेके और आज फिर सैफई पहुंचे हैं, तो उसकी बड़ी लंबी यात्रा थी। 82 वर्ष में उन्होंने कई मंजिलें हासिल की और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है या हमारे परिवार का प्रश्न है, शायद मुलायम सिंह जी जब वो 6th क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, तब से उनका हमारे परिवार से जुड़ा हुआ, अपने तमाम लोगों के साथ वो आया करते थे। और वो उनका गांव और हमारे गांव में ज़्यादा दूरी नहीं है, सैफई जसवंत नगर क्षेत्र है सैफई, और हम लोग मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि उस दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ये 2 बड़े नाम थे समाजवादी आंदोलन के, और इस देश में आज़ादी दिलाने के लिए उस समय की जो नौजवान पीढ़ी थी उसके ये चमकते हुए सितारे थे। ये दोनों लोग जिनको पूरा देश, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उन सब लोगों को वो प्रेरित करते, जो आज़ादी को चाहते थे, जो समता मूलक समाज को चाहते थे, जो इस देश के अंदर एक इस प्रकार का राष्ट्र चाहते थे जिसमें सब लोगों का स्थान हो और लोकतंत्र भी मजबूत और महफूज रहे। इसके लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उस पाठशाला में श्री मुलायम सिंह जी सक्रिय हुए कार्यकर्ता के तौर पर। मैं ये भी बता दूं कि सैफई से और इटावा की दूरी करीब कम से कम 25 किलोमीटर होगी, और वहाँ से, क्योंकि उनके लिए ये निर्देश था कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का, क्योंकि ये सबसे कर्मठ व्यक्तित्व थे 60s के अंदर, तो वो, और उस समय जैसा आपने बताया कि वो 1939 में उनका जन्म हुआ, तो मुश्किल से 21-22 वर्ष के थे। तो वो साइकिल चला के रोज आते थे और फिर पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से साइकिल पर ही संपर्क किया करते थे, और यही संपर्क करने का तरीका था उस दौर में। और इसलिए जब सन 1967 में इनको चुनाव लड़ाया गया तो मुश्किल से 25-26 साल उम्र रही असेंबली की, और उस समय वो लड़े। साधन बिल्कुल नहीं था, तो उन्होंने बल्कि कहा कि कमांडर साहब, हमारे पास साधन तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास साइकिल है ना, चुनाव लड़ना है और जीतना है, और आखिरी दिनों में हम आपको एक जीप भी देंगे जिससे बस्ते बांटे जा चुके, और फिर वहां पर वोट की व्यवस्था ठीक से हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि उस चुनाव में लोकसभा कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जीते, उससे लगे हुए जिले से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीते, और नीचे की सारी असेंबली, 7 असेंबलीज थी इटावा डिस्ट्रिक्ट में उस समय, सारी की सारी असेंबलीज में कांग्रेस पार्टी हारी, ये लोग विजयी हुए। तो इतना बारीकी गहराई से इन लोगों का काम था। और आज वो जो लोग थे, उनके नौजवानों के वो सबसे चमकते हुए सितारे थे, मैं आज ये कह सकता हूँ। और मेरे पीछे आप जयप्रकाश जी की एक तस्वीर देख रहे हैं, जयप्रकाश जी की तस्वीर में मैं भी हूँ, और मैंने तो मुलायम सिंह जी के साथ खुद साइकिल चलाई है। 1-2 बार तो मैं उनकी साइकिल के कैरियर में बैठ के, सैफई के पास एक जगह है बड़ा लोकपुर से लेके हेवरा के बीच में काफ़ी दूरी, उस समय न सड़कें थीं, और बल्कि पगडंडियों से साइकिल चला के हम लोग जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के संदेश को हम लोगों ने। भदौरिया साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना समर्थक प्यार क्यों करते थे मुलायम सिंह में, उनकी क्या क्वालिटीज ऐसी आपने पाई? देखिए, जो एक क्वालिटी, एक जिसको कहें हम लोग, जिसको कुछ लोग कहते हैं कॉमरेडशिप, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने साथियों के लिए चिंता, जैसा कि हमने पुराने लोगों को देखा। जयप्रकाश जी के बारे में, मैं आज उनकी जयंती है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जयप्रकाश जी, जब कोई सम्मेलन होता था समाजवादी लोगों का, उस समय बिजली के ये सब नहीं होते थी व्यवस्था, तो वो लालटेन लेके देखते थे हर टेंट में सब कार्यकर्ताओं को भोजन मिल गया कि नहीं,
वो लोग ठीक से, उनके पास अगर सर्दियां हैं तो सोने की व्यवस्था हो गई है नहीं। और जब सब देख लेने के बाद रात के 11-12 बजे खुद भोजन किया करते थे। तो एक पॉलिटिकल कल्चर ये था, जयप्रकाश जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये बनाया था कि उन्होंने, जैसे उनके यहाँ पे कार्यकर्ता आए तो बड़े बड़े बर्तन में लाके भूजा रख दिया गया, चना रख दिया गया, लाई रख दी गई, जो भी आएगा उसी में से उठा के खाएगा पिएगा और सब लोग साथ बैठ के बहस करेंगे। तो एक दूसरी तरह की एक राजनीतिक संस्कृति थी। अब जमाना बदल गया है, तो उस संस्कृति के बारे में और आज के वो लगता है कि जैसे कि कोई बहुत ही पुराने एक युग बदल गया बातें हो रही हूँ, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी हाँ, आज संस्कृति दूसरी है। तो मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूं कि ये खराब है और वही केवल अच्छी थी। वक्त के साथ बदलाव होते हैं भदौरिया साहब। मैं सीपी राय साहब को आमंत्रित करता हूं। नेताजी की सरकार में मुख्यमंत्री भी थे और बहुत लंबे समय तक राय साहब उनके सहयोगी भी रहे। बहुत शुक्रिया राय साहब हमें समय देने के लिए। आज मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, अब आपके दुख और तकलीफ को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। क्या खूबी थी मुलायम सिंह यादव में कि एक व्यक्ति सफाई से निकलकर पूरे देश भर में छा गया? क्या क्वालिटीज आप उनमें पाते थे? सरलता, अहंकार का दूर दूर तक न होना, अपने लोगों को सहेज कर रखना, जो गैर हो उनको अपनाने की कोशिश करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, जहां तक संभव हो किसी को नाराज न होने देना, अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट, कभी भी न थकना, सुबह बहुत जल्दी जाग करके देर रात तक केवल राजनीति और अपने उद्देश्य के लिए काम करना। तो ये सारे उनके अपनी विशेषताएं थी जिसके कारण वो इतना ऊपर उठे। मेरा उनसे जो संबंध है, ये पता नहीं इको क्यों हो रही है आवाज। जी मैं ठीक कराता हूँ, आप बोलते रहें। जी मेरा जो उनसे संबंध है, मैं तो ब्रजेश जी समाजवादी आंदोलन में बचपन से हूँ, इसलिए कि मेरा आजमगढ़ जहां मैं पैदा हुआ हूँ उस इलाके का पूरा इलाका समाजवादी रहा है। जी एक बाबू विश्राम राय थे जो पूरब के गांधी कहलाते थे, बाकी लोग तो नहीं जानते होंगे। सुधींद्र जी जानते हैं, जिन्होंने अपनी टिकट छोड़ दी राज चंद्रशेखर जी के लिए, अपनी टिकट छोड़ दी रामनरेश जी के लिए, फिर विधानसभा में जिस भीमा यादव को हराया उनको वापस पार्टी में लाके अपनी टिकट उनको देके एमएलए बना दिया, इत्यादि इत्यादि। उनके कारण मेरा परिवार, मेरा गांव सारा समाजवादी था। यहाँ तक कि मुझे शायद 62 या 63 में पहले हजारों लोगों का सम्मेलन नहीं होता था, छोटा सम्मेलन होता था, प्रदेश का सम्मेलन हुआ था। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे वहाँ, और उस समय सारा समाजवादी पार्टी के जितने लोग आए थे, हमारे घर में कोई विशेष कार्यक्रम था जिसके लिए सबका खाना वाना वहीं हुआ था। जब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू हुआ ब्रजेश जी, तो मेरे पिता ने मुझे खुद उसमें भेजा था। मेरी उम्र छोटी थी और राजनारायण जी आए थे एक बार घर, तो उन्होंने अपने हाथ से मेरी पर्ची काटी थी सदस्यता की। बोले पारस तुमने इनको सदस्य बनाया कि नहीं जी। तब से शुरू करके मैं उस आंदोलन में राजनारायण जी के साथ था। उनके निधन के बाद, उनकी अंतिम संस्कार के बाद फिर हम लोग मुलायम सिंह से जुड़े, जनेश्वर मिश्रा जी के नेतृत्व में। जनेश्वर जी, ब्रजभूषण तिवारी, रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, रामचरण दास इत्यादि इत्यादि तमाम लोग, राम कल्याण जैन, ये सब लोग राजनारायण जी के लोग हुआ करते थे। तो तब से मैं मुलायम सिंह के साथ हूँ। 88 में सुधींद्र जी शायद 88 था जब देवीलाल जी की रैली हुई थी दिल्ली वाली, तो वहां मंच पर मैं भी था। उस वक्त अमर उजाला के मालिक की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, प्रधान संपादक की। वहां मुलायम सिंह ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आगरा चलना। वो आगरा आए, उनके मालिकों के घर गए, वहां दुख व्यक्त किया, और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सर कुछ बताइए, अभी देवी रैली करके आप आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं शोक में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा, सीपी राय से आप पूछ लीजिएगा और जो ये बता दे समझ लीजिए वो मेरा जवाब है। तो ये उनका पहला मेरे ऊपर विश्वास था। फिर वो मुझे घर छोड़ने गए। मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे कॉलेज में वो पढ़े हैं। जब घर गए, मेरे पिताजी वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जब मुलायम सिंह पढ़े थे तब। तो उसमें उन्होंने पिताजी का पैर छुआ, बताया सर मैं तो यहाँ छात्र रहा हूँ आपका। तब ये पता लगा कि वो बलवंत राजपूत कॉलेज के पढ़े हुए हैं और उसी के छात्र रहे। और फिर जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ आपस में, वो निकटता, उनका विश्वास, सैकड़ों बार मेरे घर आना। और ब्रजेश जी, 89 के चुनाव में हो सकता है मेरा टिकट हो जाता, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा कि आप मेरा चुनाव देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो एमएलए क्या होता है। फिर पूरे महीने में इटावा में रहा था उनके चुनाव में। उसके बाद
बहुत छोटी उम्र में, मात्र 35 साल की उम्र में, उन्होंने मुझे सरकारी पार्टी का, जिसके वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री भी थे, उसका उन्होंने मुझे महामंत्री बना दिया, फिर प्रवक्ता बना दिया। और तब से ये हमारा दौर उनका चलता रहा। उनकी वो जो सहजता है अपनाने की, यद्यप मेरी 2 बार लड़ाई हुई उनसे और उन्होंने मुझे निकाल भी दिया। एक बार हल्ला बोल पर मैंने विरोध किया, मैंने कहा यह एंटी डेमोक्रेसी है, ठीक नहीं है, पार्टी का नुकसान हो जाएगा जी। बहुत नाराज होगा, मुझे निकाल दिया। लेकिन फिर मुझे घर से लेके गए, दोबारा अमर सिंह जी ने निकलवा दिया, फिर वो मुझे घर से लेके गए। और कभी ये नहीं हुआ कि पार्टी ज्वाइन कराई हो, सीधे ले गए, बोले ना मैंने आपको निकाला ना आप कहीं गए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो बड़ा 30-40 साल का वाकया उनके साथ रहा, कितने लोकतांत्रिक थे पार्टी के भीतर मुलायम सिंह? मैं एक बात कह सकता हूं, नेताजी फैसला चाहे उनके मन में कोई रहा हो, लेकिन वो सबसे विचार विमर्श करने में यकीन करते थे। दूसरी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि जनेश्वर और ईश्वर जी सब लोग उनसे सीनियर थे, लोहिया जी के साथी से कई लोग, वो उनसे मिलने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस जाते थे। देवती रमन सिंह क्या, रमाशंकर कौशिक क्या, इन सब क्या मिलने खुद जाया करते थे। कोशिश वो ये करते थे कि इन लोगों ने मुझे नेता मान जरूर लिया है, लेकिन इनको ये एहसास ना हो कि ये मुझसे बड़े नहीं हैं। और वो 4 लोगों 6 लोगों से राय लेकर, हम जैसे साधारण आदमी की भी राय की उनके लिए कीमत थी, और ये बहुत बड़ा बड़प्पन था उनका। फिर वो निर्णय अपना जो भी करते थे, लेकिन सबको साझेदार बना लेते थे। मैं उदाहरण दे देता हूं, अशोका होटल में हम लोग रहते थे। उस जमाने में दिल्ली में रहने का ठिकाना नहीं था, मैं यूपी भवन रहता था, दिन भर साथ रहता था। अशोका होटल में एक दिन चाय पी रहे थे, मैंने उनसे अचानक कहा कि क्यों ना सोशलिस्ट पार्टी फिर से बनाया जाए। तो बोले नहीं, चंद्रशेखर जी की पार्टी ठीक है, हम लोग ठीक है। मैंने कहा लोहिया जी वाली पार्टी बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, देश भर के लोग जुड़ जाएंगे, और वो पुराना नाम है, वैचारिक नाम है। तो उन्होंने कहा नहीं, चंद्रशेखर जी बड़े नेता है, मेरी तो उतनी दूर तक पहुंच नहीं, बड़ी कम दूर पहुंच है मेरी। मैंने कहा उन्हीं को अध्यक्ष बना लीजिए, लेकिन पार्टी वो बना लीजिए। तो माने नहीं। फिर मुझे जनेश्वर जी के घर कपिल देव वो मिल गए, उनसे मैंने जिक्र किया, जनेश्वर जिक्र किया, और अंत में 5-6 महीना समय लगा ये निर्णय लेने में कि नहीं, समाजवादी फिर से बनाई जाए। फिर उसमें उन्होंने सबसे चर्चा किया, रमाशंकर कौशिक से, भगवती सिंह से, रामचरण दास से, सब लोगों से, और बेबी प्रसाद वर्मा से। जब सबकी सहमति हो गई, तब उन्होंने निर्णय लिया समाजवादी पार्टी की स्थापना का 1992 में 4-5 नवंबर को। तो उनका और भी बहुत सारे फैसले जी, हर फैसले में वो सबको शुक्रिया। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचार और संस्मरण भी मैं चाहता हूं कि आप उनसे साझा करिएगा। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, जो देखकर आज लोग ताज्जुब कर रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको डिबेट के प्रारंभ में बताया कि ये नेताजी के बड़े विश्वस्त हुआ करते थे। वकार साहब, नेताजी नहीं रहे, उनका निधन हो गया, ये आपके लिए कितनी बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, और उनके साथ काम करके, उनकी उंगली पकड़ के जो आपने कुछ सीखा, क्या संस्मरण आप लोगों के साथ मुलायम सिंह पर साझा करना चाहेंगे? सर, मैंने तो जब नेताजी का निधन का सुना तो मैंने सबसे पहले ये अल्फाज बोले थे कि आज भारत ने एक योद्धा खो दिया, लड़ाका, जो सिर्फ निशाने पर जिनकी निगाह रहती थी और उनको इससे मतलब नहीं होता था कि हार होगी जीत होगी, वो अपने पथ पर अडिग रहते थे। और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया जी। मैं बताऊं आपसे, मैं पहले 96 की बात बता रहा हूं आपसे, 95-96 की। मैं एक इंडस्ट्री हुआ करती थी आइसक्रीम की उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो मैं इसका प्रेसिडेंट हुआ करता था। लखनऊ से अरुण शंकर शुक्ला जी के भाई चुनाव लड़ रहे थे, मत से वलीउल्लाह जावेद चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का 96 की बात है ये। तो इसमें कुछ कहा सुनी हो गई थी वलीउल्लाह जावेद साहब और अरुण शंकर शुक्ला जी से हम लोगों की। तो नेताजी का अकबरी गेट पे एक मीटिंग थी, अकबरी गेट चौराहे पर, अकबरी गेट लखनऊ। यस जी। तो मैंने कहा कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, नेताजी को नहीं बोलने दूंगा। तो कुछ झेझे हो गई, मैं पार्टी में नहीं था उस वक्त, और मैंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा कर कर मैंने जो विरोध का तरीका होता है पॉलिटिकल, वो मैंने किया। पब्लिक मेरे साथ ज़्यादा थी। नेताजी का अकबरी गेट चौराहे पे भाषण नहीं हुआ। नेताजी आए, मंच पे चढ़े, शिव कुमार जी उनके साथ हुआ करते थे। नेताजी चढ़े, नारे लगे, विरोध में नारे लगे, और नेताजी उतरे और गाड़ी में बैठकर चले गए। तो लोगों ने बताया कि नेताजी आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। मैंने करने दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो लोगों ने मुझे उल्टी सीधी बातें बताई
अब जो मेरे लिए एक हतप्रभ करने वाली बात थी वो ये थी सर कि रामशंकर यादव जी उस जमाने में नेताजी के साथ हुआ करते थे, एक बाद में नगर अध्यक्ष भी बन गए समाजवादी पार्टी के, अभी भी जीवित हैं, आज थे बुजुर्ग हो गए हैं वो, आज भी मुझे बहुत पहचानते हैं। रामशंकर यादव जी का मेरे पास फोन आया, उनके साथ विजय यादव जी रहा करते थे, नगर के महासचिव प्रमुख महासचिव हुआ करते थे। रामशंकर यादव जी का फोन आया, आसिम वकार साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कहले आपका नंबर हासिल किया, मुलाकात करना है। मैंने कहा आइए घर पे आ जाइए। तो आए, आके उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। मैंने कहा खैरियत साहब आपने मुझे इतना ये एकदम से ऑफर क्यों दे दिया? तो हंस के बोले, कहने लगे नेताजी ने आपके बारे में मुझे आदेश जारी किया है कि उस लड़के को लाओ पार्टी में। तब आपकी उम्र क्या थी? सर अब आप अंदाजा लगा ले कि हम लोग 25-26 साल के रहे होंगे, 25 साल के। फिर ज्वाइन किया आपने? हाँ, वो फिर मेरे घर पर, मैंने अपने घर के एक बराबर में मैदान था, रामशंकर यादव जी हैं, उन गवाह हैं इस बात के। सफाई में मिले तो वो आए, फिर मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, मैंने 300-400 लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन की। तो मुझे उस वक्त नेताजी के आदेश से समाजवादी पार्टी का नगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया नेताजी के आदेश। मतलब विरोधी होते हुए भी आपने विरोध किया, फिर भी उन्होंने नहीं, पार्टी में ले लिया। आप कमाल देखिए उनका, ग्रेटनेस है ये तो। कमाल देखिए। आपको एक किस्सा और सुना रहा हूँ। 99 का चुनाव था, भगवती सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तो भगवती सिंह जी से मैं बात करने ऐसी उनको चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचा। तो हम लोग 3-4 लोग बैठे बात कर रहे थे। बात निकलते निकलते आई राष्ट्रीय मुद्दों पर। मैंने कहा ये नेशनल चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, तो मुद्दे भी राष्ट्रीय होना चाहिए। तो कुछ बातें निकलते निकलते मैंने भगवती सिंह जी से कहा कि भगवती सिंह जी, हमारे देश का जो नाम है वो तो भारतवर्ष है, और इंडिया तो नाम हमारे अंग्रेज़ों ने दिया था जी, और हिंदू जो नाम है हिंदुस्तान, वो तो फारस की खाड़ी से आया था, फारसी अल्फाज है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष क्यों नहीं हो सकता? और इंडिया माने तो हमने दुनिया में 2 इंडिया, एक वेस्ट इंडीज़, एक वेस्ट इंडिया, एक ईस्ट इंडिया। इंडिया अंग्रेज़ों के हिसाब से, अंग्रेज़ भाषा के हिसाब से इंडिया का मतलब होता है बैकवर्ड। अमेरिका में जो आदिवासी हैं वो रेड इंडियन, अमेर इंडियन। तो हमने कहा वो तो उनको वेस्ट इंडियन कहते तो हमको ईस्ट इंडियन कहते थे। तो इज्जत अस्मिता का सवाल है। भगवती जी मुस्कुराए और भगवती सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा, कहना गाड़ी में बैठिए। नेताजी कोठी गए। आप यकीन मानिएगा मुझे यकीन नहीं था। नेताजी को भगवती सिंह जी ने पूरी बात बताई, फिर मुझसे कहने लगे आप बताइए। नेताजी हंसे, हंस के कहने लगे कि जाओ वकार, तुमने एक अच्छी बात की है और ये मैनिफेस्टो में शामिल होगा। और आप उठाइए 99 का मैनिफेस्टो, दूसरे या तीसरे नंबर पर पन्ने पर ये लिखा गया। कार्यकर्ता हुआ करते थे? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष था मेन बॉडी का, नगर का जी। उसके बाद मैं धीरे धीरे तरक्की करता रहा। कई बार ऐसा हुआ, कई मौके ऐसे आए कि कभी नाराजगी भी हुई। नेताजी से मैंने शिकायत की, मेरी शिकायत सुनी गई। अच्छा ये बताइए कि क्यों इतनी मोहब्बत लोग मुलायम सिंह, क्या आपने उनके भीतर क्वालिटीज? देखिए नेताजी की बताऊं आपसे, जो मुझे लगी, जो मैंने, नेताजी की एक खूबी थी कि नेताजी से ज़ाती तौर पे कोई नाराज़ नहीं होता था। ये उनमें क्वालिटी थी। आपको एक बड़ा मज़ेदार किस्सा सुना दूं 2009-10 का। वो पूरा किस्सा कुछ ऐसा था कि मुझे एक खबर लगी पार्टी के बारे में कि कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। अब ये ना पूछेगा क्या था, वो मेरी और नेताजी जितना आप बताना चाहें। नेताजी की और मेरी बात थी। उसमें कुछ थे लोग, जैसे मनोज सिंह जी थे, नेताजी की कोठी पर थे, मैं नाम ले रहा हूँ, अरविंद थे, इनको पता था पार्टी में कोई टूट हो रही थी, कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा था सर, कुछ हो गंभीर मामला था, बड़ा। फिर क्या किया? तो मैंने कोठी पे फ़ोन किया मनोज सिंह जी को, मैंने कहा नेताजी से बात करा दीजिए। तो कहने लगे आसिम भाई आपको पता है कितना टाइम हो रहा है रात का, और आपने इस वक्त फ़ोन कर दिया नेताजी को। तो मैंने कहा सर बहुत इमरजेंसी है। तो कहने लगे नेताजी दिल्ली हैं, आप दिल्ली मिला लीजिए फ़ोन। तो दिल्ली मैंने मिलाया तो दिल्ली फ़ोन उठे ना, लैंडलाइन। तो मैंने वो इतने फ़ोन मिलाने में वो काफ़ी देर लग गई, बज गया 11, साढ़े 11। तो मैंने मनोज भाई को फिर फ़ोन किया। वो उस ज़माने में रात में घर चले आते थे। मैंने उनके मोबाइल पे मिलाया, मैंने कहा भाई वो दिल्ली फ़ोन नहीं उठ रहा है, और मामला ऐसा है कि अगर नेताजी को मालूम पड़ जाए फिर वो एक्शन ले ना लें अलग की बात है, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। तो कहने लगे मुझे बता दिए। मैंने कहा सर आपको नहीं बताऊंगा।
किसी कीमत पे नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियल है। तो उन्हीं ने कहा कि अरुण का नंबर ले लीजिए, उस ज़माने में अरुण हुआ करते थे। तो मैंने अरुण जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि पहले तो टाल मटोल की, फिर मैंने कहा भाई अगर कल नेताजी का मामला आएगा तो जवाब आप ही दीजिएगा, मैं सुरखुरू हो जाऊंगा कि मैंने खबर दी थी। खैर नेताजी को रात में जगाया गया। अब देखिए यहाँ तक तो मामला नहीं है, नेताजी को रात में 11:30 बजे जगाया गया। उन्होंने मुझसे बात की, बात करने के बाद कहने लगे मुझसे वकार तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें अभी मिलाता हूँ। आधे घंटे के बाद नेताजी का फ़ोन आया मेरे पास, करीब 12:15 12:30 बजे के आसपास। बोले वकार जो तुमने खबर दी है वो 100% सही है और तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अरे मैंने नेताजी धन्यवाद की बात नहीं, ये फ़र्ज़ था मेरा। बात ख़त्म हो गई। फिर मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरी जो मैंने बात बताई है उसकी गंभीरता को नेताजी इतना समझेंगे। फिर सुबह 6:30 7 बजे फ़ोन आया नेताजी का, मैं सो रहा था। तो जब बेल से उठा, मैंने उठाया फ़ोन, मैंने कहा तो कहने लगे तुम्हारा धन्यवाद। फिर दोबारा कहा। अब अंदाज़ा लगाइए इतना बड़ा नेता देश का, और मुझ जैसे कार्यकर्ता को 2 बार धन्यवाद दिया। और उसके बाद में फिर 3 बजे फ़ोन आया कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मुझसे मुलाकात करो और तुम्हारा धन्यवाद। तो मैं ये बात नहीं भूल सकता। हाँ, किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही सर गर्व का विषय है कि उसका पार्टी का अध्यक्ष उसके काम का ऐसी है। जब मेरी नेताजी ने बुलाया, उन्होंने मुलाकात हुई मेरी, मुझसे कहने लगे साथ में मेरे बैठो आकर। फिर कुछ खाना वाना खिलाया साथ में? हाँ, बैठे हम लोग। उसके बाद में हाँ एक किस्सा और हुआ कि वो फिर मुझे बुला के बात हो के फिर मुझे हाथ पकड़ के मुझसे कहने लगे तुम्हारा धन्यवाद, तुमने समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए वो काम किया है जो तुम्हारा 100 बार धन्यवाद दूं तो कम है। यही एक कार्यकर्ता के प्रति मैंने हाथ जोड़ के नेताजी को मैंने कहा, नेताजी मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया कि जिसके इतने धन्यवाद मुझे मिल रहे हैं जी। कहने लगे आज नहीं तुम्हें एहसास होगा 10 साल बाद कि तुमने क्या किया। वकार भाई शुक्रिया। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी संस्मरण भी सुनना चाहूँगा। अशोक सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद है, फिर दीपक जी के पास भी चलेंगे। अशोक जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा वक्त नेताजी की राजनीति को देखते हुए, उनके साथ भी, उनके पैरेलल भी चलते हुए, तमाम महत्वपूर्ण क्षणों के आप गवाह भी रहे हैं नेताजी के साथ। ऐसे कौन से संस्मरण हैं जो मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाते हैं और इतने बड़े कद का व्यक्ति बना देते हैं? निश्चित तौर पे ब्रजेश भाई, मैं तो कांग्रेस से विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ छोड़कर आया था। राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव मैंने देखे। वीपी सिंह ने जब आंदोलन शुरू किया तो तमाम विपक्षी दलों ने के सहयोगियों ने, चाहे देवीलाल जी रहे हों हरियाणा से, एनटी रामाराव, ये सारे लोग, यहाँ से नेताजी, एक हुजूम एक ताकत बन गई थी कांग्रेस के खिलाफ। उसमें कई बार क्षण हमें ऐसा मिला, नेताजी का सानिध्य मिला था। मैं उस कोर कमेटी में बैठता था वीपी सिंह के साथ, तो सुनता था नेताजी की कही हुई जितनी भी बातें होती थी। वीपी सिंह थोड़ा जुझारू और लड़ाकू टाइप वो कांग्रेस के थे, उतना नहीं थे। नेताजी का ये रहता था कि कोई भी चीज़ है लड़कर भिड़कर सड़क पर उतार कर ही करनी चाहिए। तो हम लोग वो पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन बाद में हमने महसूस किया कि एक बार ऐसा मौका आया कि एक आंदोलन चल रहा था हजरतगंज में, हम लोग चौराहे पर बैठ गए, नेताजी के नेतृत्व में नेताजी थे, और वहाँ से हम लोग पुलिस लाइन लाए गए। पुलिस लाइन में नेताजी तब तक लाई चना, उनके बड़प्पन की मैं बात बताता हूँ, लाई चना आया तो वो वही लोग बड़े जितने नेता थे, भगवती सिंह थे, बेनी प्रसाद वर्मा, ये सब लोग बैठे हुए थे। हम सबसे कम उम्र की थे, हम बाहर खड़े टहल रहे थे। बुलाया, ए इधर आओ, हाथ से बुलाते थे, और अपने हाथ से तो कुर्ते, हम हाथ कर, ए कुर्ता उठाओ, तो कुर्ते को उठाकर जैसे दान देते उस तरह हमें लाई चना दिया। अच्छा, कुर्ते में लाई चना? हाँ, पहले गांव में होता था ऐसा, कुर्ते में लाई चना दिया। हाँ। तो हम या गमछा लोग रखे रहते थे? हाँ, गमछा हमारे पास नहीं था, मैं कुर्ते में लिया। मैंने पहली बार हमने समाजवादी विचारधारा के प्यार को महसूस किया, क्योंकि मैं कांग्रेस से था, समाजवादी विचारधारा जानता ही नहीं था। फिर मैंने तमाम उनके बिंदुओं पर, तमाम चीज़ों पर नेताजी के साथ सानिध्य, कभी कुछ खाते थे, कहीं दौड़े पर हम
हमें बड़े मौके मिले कि उनके साथ दौड़ा भी किया, वीपी सिंह और वो साथ रहते थे। तो खाने में हम कोई बड़ा नेता नहीं, वो बुला लेते थे, चलो खा लो। तो इतना स्नेह प्यार अपने कार्यकर्ताओं के प्रति रखते थे अशोक सिंह नहीं, जितने भी कार्यकर्ता होते थे। तो एक उनमें ये क्षमता थी कि दूसरे भी दलों के लोग उनके अनुयायी होते थे, उनको प्यार और इज्जत करते इतना थे। रणनीतिक कौशल कैसे रहता था कि दूरदृष्टि थे कि ये अलायंस कर लें तो यहाँ पहुंचेंगे, इसको साथ लें वहां पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर वो बड़ी दूरदर्शिता थी, दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था। जो सोच लेते थे वो करते थे। ये बहुत कम नेताओं में होती है और नेताजी में ये क्षमता थी। और अपनों की मदद करने की, रात के 1 बजे एक बार हमारे गांव के कुछ लोग थे, उनकी बीमार हो गए थे, नेताजी यहाँ मुख्यमंत्री थे, मैं निरंतर वहाँ कोशिश कर रहा था किसी तरह मैसेज हो जाए तो इनको मेडिकल कॉलेज में स्थान मिल जाए, भर्ती मिल जाए। हमने उनके स्टाफ को, यादव जी हुआ करते थे, अब आज नहीं है इस दुनिया में, वो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहीं से वो अरेंज कराया। जिस तरह बकार बता रहे थे, वाकई में रात में 10:30 पौने 11 बजे नेताजी का फोन आ जाता है। हम छोटे कार्यकर्ता, उस समय लैंडलाइन थी, मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन में फोन तो आता था। तो क्या बातें किया करते थे, वो क्या पूछा करते थे? नहीं, हमने तो मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए उनसे अनुरोध किया, उनके स्टाफ को किया था, उनके पीआरओ को। फोन आ गया उनका। और फोन जब वो भर्ती हो गए तो उन्होंने बताया होगा, तो बड़प्पन देखो। मैं मुरीद हुआ उसी दिन से नेताजी के कि नेताजी ने फोन किया को भर्ती हो गया ना, कोई तकलीफ तो नहीं, तो दिल खुश हुआ। तमाम ऐसे वाकया हैं। सड़कों पर हम लोग आंदोलन में निकला करते थे नेताजी के साथ, सड़क से अमरूद ले लें, ये ले लें। उस समय जब नेताजी का एक वाकया हमें बताएं, नेताजी का 89 में मुख्यमंत्री का हुआ तो अजीत सिंह का भी नाम आया, वो भी आया, लेकिन आप थे मीटिंग में? जी, आप मीटिंग में थे? हम बड़े नजदीकी से साथ रहते थे। वीपी उस क्या समय हुआ था वहाँ पे? उसमें ये चलता था कि अजीत सिंह को एक खेमा, अब हम उन बड़े नेताओं का नाम नहीं लेंगे, कुछ हैं कुछ नहीं हैं, वो कि अजीत सिंह को किया जाए। और वीपी सिंह के करीब 80% जो अनुयायी थे, एमएलए थे, वो चाह रहे थे नेताजी के, क्योंकि नेताजी में वो विचारधारा थी, अजीत सिंह में वो चीज़ें, क्योंकि वो बाहर से आए थे, चरण सिंह के पुत्र थे। नेताजी संघर्ष में इस समाज के प्रणेता थे, दोनों में अंतर था। सभी चाहते थे नेताजी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, और यही कारण था वीपी सिंह के ही सपोर्टिंग जो ग्रुप था, उससे नेताजी मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो तमाम वाकया हमने देखा, नेताजी का प्यार। हम 96 पार्लियामेंट लड़ रहे थे रायबरेली से, नेताजी कहे हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। नेताजी आए रायबरेली पार्लियामेंट में हमारे प्रचार के लिए, और अपने तमाम समाजवादी जितने एमएलए थे उनसे कहा कि लड़का हमारा लड़का है, ये जनता दल नहीं है, ये समझो मुलायम सिंह के द्वारा ये है। और उन्होंने हमारी मदद भी किया, धन से भी मदद किया, सहयोग भी किया। और मैं बड़े मामूली वोटों से चुनाव हारा था, नंबर 2 पे था। वहाँ कांग्रेस के लड़ रहे थे, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी। तो नेताजी के तमाम स्मरण हमें याद है। बहुत शुक्रिया अशोक जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी भी संस्मरण सुनना चाहूँगा जी। मैं दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, काफ़ी देर से प्रतीक्षा रहता हूँ, और इनके पास संस्मरण की भरमार है, क्योंकि इन्होंने नेताजी को के काम और उनका सहयोग बड़े करीब से किया है। दीपक जी, आप क्या साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग नेताजी के महाप्रयाण से दुखी हैं, विदग्ध हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, उनसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी भर उन्हें नफरत से रही अश्कों से, किसी का आंसू हो, गरीब का आंसू हो, दुखी का आंसू हो, जिंदगी भर उन्हें नफरत से रही अश्कों से, उनके ख्वाबों को अश्कों में डुबोते क्यों हो, थक गए हैं सो लेने दो, रोते क्यों हो, मर के रहते हैं जिंदा, जामबाज सुनो उनकी आवाज़ सुनो। उनकी आवाज़ जो हम लोगों में किताबों के रूप में है, भाषण के रूप में है, अब तो यूट्यूब में पे है, उसको सुनिए और सीखिए नेताजी क्यों नेताजी बनते हैं। मुलायम सिंह यादव
जी को अगर गणितीय सूत्र में व्याख्यायित करना हो, जैसे लोहिया जी ने समाजवाद को व्याख्यायित किया कि समता, धन, समृद्धि बराबर समाजवाद, तो वैसे ही लोहिया जी प्लस चौधरी चरण सिंह जी प्लस जयप्रकाश जी बटे 3 बराबर नेताजी। वो मानवीय दृष्टिकोण था उनके अंदर। सबसे बड़ी बात यह होती थी कि आप उनसे मिल के जब निकलते थे, मिलने से पहले आप छोटे व्यक्ति हुआ करते थे, मिलने के बाद जब निकलते थे तो आपके अंदर यह एहसास होता था कि आप कितने महत्वपूर्ण और कितने बड़े व्यक्ति हैं और बड़े कामों के लिए इस धरा पर आए हैं। यही कारण है कि आज नेताजी के जाने के बाद पत्रकारों को लग रहा है कि पत्रकारों ने अपना संरक्षण खो दिया, लिखने पढ़ने वालों को लग रहा है कि कवियों को लग रहा है कि उन्होंने अपना संरक्षण खो दिया, विद्वानों को लग रहा है कि उन्होंने अपना संरक्षण खो दिया, नेताओं को लग रहा है कि उन्होंने अपना संरक्षण खो दिया। देखो निगाहे नाज की जादू निगाहिया, हर शख्स समझता था मुखातिब वही रहा। हर आदमी बड़े दावे के साथ कह रहा है और कहना भी चाहिए। यही नेताजी की खास बात थी, यही वो कृष्ण की परंपरा थी कि हर आदमी को यह लगता है कि वह नेताजी का करीबी है और नेताजी उसके करीबी हैं। यही नेताजी को नेताजी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारी सरकार बन गई थी, क्योंकि अखिलेश जी उस समय युवा के प्रभारी थे, मैं सचिव था, महासचिव था, लिखना पढ़ने का काम ज़्यादातर करता था, साथ में हम लोग कन्नौज में तमाम जगह पे। तो वो मुझे कहते थे कि अखिलेश का दोस्त और जो बहुत पढ़ता लिखता, यही उनके दिमाग में मेरी एक तस्वीर थी, यही परिचय था। तो 23 दिसंबर 2013 सरकार बन चुकी थी। किताब का विमोचन हुआ, चौधरी चरण सिंह जी पे किताब थी, नेताजी ने किया सेफई के सभागार में, चौधरी चरण सिंह सभागार में। शिवपाल जी उसके कार्यक्रम के संयोजक थे। उसके बाद हमसे कहे कि तुम्हें मैं सरकार में जिम्मेदारी देता हूँ। और हमने कहा नेताजी हम सरकार में जाना ही नहीं चाहते, हमारा आयावरी मनोवृत्ति है, सरकार में नहीं जाना चाहते। कहे तो क्या करोगे? शक्ति चाहिए, विचारों को कमजोर विचार। देखिए वो मतलब बातचीत व्यवहार में वो कैसे सिद्धांत बोल देते थे, कमजोर सच न बनो, कमजोर सच ठीक नहीं होता। तुमने कहा नेताजी संगठन में कोई पद दे दीजिए। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में बाकायदे समाजवादी बौद्धिक सभा का गठन किया और मुझे अध्यक्ष बनाया। और इतनी मतलब उन्होंने इस तरीके से निर्देश दिया था उस प्रोफेसर साहब को और शिवपाल सिंह जी को कि मेरा पता तक ढूंढने की लोगों ने हिम्मत नहीं की और सिर्फ दीपक मिश्रा नाम और अध्यक्ष करके चिट्ठी जारी कर दी। ये थे नेताजी। मतलब बड़ी जिम्मेदारी हंसते हुए दे देते थे। आप बहुत नाराज होकर उनसे मिलिए और बड़े प्रसन्न मन से निकलते, लगता था कि सब कुछ मिल गया। उनका स्पर्श मिठास टच होता था, जैसे लोहे को छू के सोना बना देने वाला एक किंवदंती हम लोग सुनते हैं ना, वही नेताजी की स्पर्श था। एक घटना मैं आपको बताऊं जी। ठंडियों के दिन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जा रही थी। नेताजी ऐसे कार्यक्रमों में बहुत गहरी अभिरुचि के साथ भाग लेते थे। 5 आदमी हो और 5000 आदमी हो या 5 लाख आदमी हो, अगर किसी महापुरुष की जयंती है नेताजी जाते थे। बड़ा मतलब ये परंपरा उन्होंने रखी थी, तो मनाई जा रही थी। और स्वतंत्र वीर समाजवादी योद्धा सुभाष चंद्र बोस, मेरी पुस्तक का विमोचन था। नेताजी आए, अब इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, आज विदग्ध मन है, आए या जा रहे थे। उन्होंने अचानक गाड़ी रोकी, निकले और बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए, जो पार्टी दफ्तर के इधर सभागार में थे, क्योंकि जनवरी के दिन होते थे, किनारे वो गए। अब उनका सब हतप्रभ, नेताजी दौड़ कहाँ रहे हैं, इतना मतलब अजीब सा लगा सबको। भाई नेताजी दौड़ के गए और ऐसे हट बड़ी वो मतलब हर काम बहुत मतलब आप देखिए जैसे स्क्रीन में दिख रहा है कि चलते हुए तो कितना तेज चल रहे हैं। उनकी रफ्तार ही उनकी ताकत हुआ करती थी, कैफी आजमी साहब के शब्दों में। तो जब वो निकलते हैं, हंसों को हटा के, एक मतलब कुत्ते का पिल्ला भीड़ में कहीं दबा हुआ था, शायद दब गया था या क्या था, उसको अपने हाथ से उठा लेते हैं और सीने से लगाते हैं। लोग पहुंचते हैं, आदमी को देते हैं, इसका इलाज कराओ। ये उनका मानवीय पक्ष था। एक लड़का हमारा साथी था, उसने जंतर मंतर पे हम समाजवादियों के था डेरा डालो अभियान था, जंतर मंतर पे उसने आत्मदाह कर लिया। क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ था तो हमको नेताजी ने भेजा कि जाओ और उसके पूरे परिवार को लेके पहुंचो। और उसके परिवार से नेताजी मिलने पहुंचे। 9:30 बजे रात को हम लोग पहुँचे मिलने। तो ये हुआ कि उसके परिवार के लोग गरीब थे, सुल्तानपुर का लड़का था, हीरो। तो ये हुआ कि नेताजी इनको हम लोग स्वेटर की व्यवस्था कर देंगे। तो कहे नहीं, अच्छा स्वेटर करना,
पुराना नहीं नया स्वेटर देना। और अब देखिए यहाँ से कैसे वो सिद्धांत बोलते हैं, जिसको भी देना चाहिए अपना अच्छाई देना चाहिए और अपना मतलब बड़ा रूप देना चाहिए, अपना मतलब अपनी कमजोरी या अपना हल्का रूप नहीं देना चाहिए। शुक्रिया आपका, ये उनकी विशेषता थी जी। मैं सुधींद्र भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूँ। भदौरिया जी, मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति में बहुत कई बार ऐसे बड़े साहसिक निर्णय लिए, कई बार वो निर्णय बड़े सटीक बैठते थे और वो आगे बढ़ जाते थे, कई बार उनको नाकामियां भी मिली, लेकिन किसी एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतना मर्म और इतनी समझ ये कैसे विकसित होती है? अब देखिए, यहाँ पर कभी आपने अपनी पूरी बहस में देखा है कि तमाम लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और उस अनुभव में पता चलता है कि वो किस प्रकार से ज़मीन से जुड़ी हुई जो राजनीति से लेकर विचार तक की राजनीति, इसको एक साथ पिरोने की जो उनके अंदर क्षमता थी वो अद्भुत थी। और मैंने तो स्वयं देखा, जब आपातकाल में मैं जेल में था, इटावा जेल में उनके साथ में था। पहले दिल्ली में जब गिरफ्तार किया तो इटावा जेल लाया गया और वहाँ पर 1 वर्ष करीब मैं रहा। फिर उसके बाद बनारस सेंट्रल जेल में, जहाँ जनेश्वर मिश्रा जी और अन्य तमाम समाजवादी लोग भी उस समय जेल में हम लोगों के साथ सेंट्रल जेल में थे, तो उन लोगों के साथ भी रहा कुछ समय। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग जेल के अंदर भी गोष्ठी चलाया करते थे। एक स्टडी सर्कल चलता था, उसमें जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति रही हो, या क्योंकि आपातकाल का दौर था तो एक उनका पैम्फलेट, मशहूर पैम्फलेट था, अंग्रेजी में वो पैम्फलेट था, जो मुझे बीपी कोरेला साहब जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने उस दौर के, तो उन्होंने वो मुझे भेंट दी थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपातकाल में क्योंकि अंडरग्राउंड रह के काम करना चाहिए, तो उसको तुम इसका अनुवाद करो और फिर सब लोगों को बताओ कि किस प्रकार का संगठन कौशल होना चाहिए। और वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ एक छोटी सी बुकलेट थी, और उस बुकलेट के अंदर 1942 में जब करो या मरो का आंदोलन था, तो वो अंग्रेज़ों को कैसे बाहर निकाला जाए, तो उस आंदोलन के लिए किस प्रकार का संगठन कौशल होना चाहिए, उस पर वो एक पैम्फलेट था। कितने तो टाइम आप लोगों ने उनके साथ जेल में रहे नेताजी अन्य के साथ? विचारों को मैं लगभग 1 वर्ष उनके साथ जेल में रहा। यहीं दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और सीधा मुझे भेज दिया गया, और उसके बाद कुछ महीने में जेल में रहा, बनारस सेंट्रल जेल में। पर वहाँ पर जितना भी समय मैं रहा, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी। जब मैं यहाँ दिल्ली से ट्रांसफ़र होके गया तो उन्होंने कहा, आदरणीय कमांडर साहब, आज दिल्ली से सुधींद्र जेल में आया है, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमको पूरे अन्य जगहों की भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो वो मुझे, तो उनका पत्र का उत्तर भी गया, जो मुलायम सिंह जी के तमाम पुराने दस्तावेज उसमें मिल जाएगा। उन्होंने मुझे खुद भी बताया, उन्होंने उत्तर दिया कि वो कुछ जानकारी नहीं है, तुम उसके बड़े भाई के तौर पर हो, तो इसलिए उसको तुम बहुत ज्ञानी बता रहे हो, कुछ ऐसा ज्ञानी। बहुत शुक्रिया आपका भदौरिया जी। का मतलब है कि वो बहुत परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीपी राय साहब, आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे नेताजी को? शब्द नहीं है। आज अभी जो आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले, करीब 27-28 दिन पहले मुझे हार्ट अटैक हो गया था। जी। उसके बावजूद मुझे आज न जाता तो शायद से बहुत ही अपराधी होता, और वहाँ जाना पड़ा, चलना पड़ा, धक्के खाने पड़े भीड़ में। उससे बुरा फिर तब हुआ जब चूंकि नेताजी, आजम खां और मैं देश भर में और प्रदेश भर में सबसे अधिक एक साथ दौरा करने वाले लोग रहे हैं तमाम कार्यक्रमों में। तो आजम साहब भावुक हुए, फिर मेरा हाथ पकड़ के हम दोनों बैठ गए एक साथ, और करीब 10 मिनट हम दोनों रोते रहे। उसके बाद फिर थोड़े, अभी आपने देखा मैं उठ गया था, मेरे सीने में अचानक भारीपन लगा तो मैं उठ गया। आप अपना कृपया ध्यान रखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपकी आवाज से भी लग रहा है। ब्रजेश जी, मैं क्या श्रद्धांजलि दूं? जो खो गया वो खो गया, जो चला गया, वापस आ नहीं सकता। और रिश्ता टूट गया एक आज। एक बड़ा पुराना राजनारायण जी से मेरा रिश्ता था, जो गंगा के घाट पर अंतिम संस्कार के समय छूटा था। दूसरा रिश्ता राजनीति में यह बना और वो आज छूट गया। और आप देख रहे हैं, मैं 3.25 साल से किसी पार्टी में, करीब 2.5-3 साल हो गया किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन नेताजी के साथ आप मुझे लगातार देखते होंगे। लखनऊ में आने पर अकेले, अपने बेटे के साथ उनके पास बैठते हुए,
दिल्ली में जाने पर उनकी अपनी बेटी दामाद सबके राय साहब, साथ मैं उनके पास निवेदन जाते हुए करूंगा कि अपनी सेहत मैंने के अपना प्रति रिश्ता नहीं आप तोड़ा। और चिंतित रहें मैं और कुछ अपनी चीजें बताना चाहता हूँ। जी जी प्लीज, थोड़ा वक्त का नेताजी भी के अभाव है तो थोड़ा संक्षेप में बताएं जी। सुबह 5 बजे फोन आने का मतलब नेताजी का फोन होता था, और चूंकि संक्षेप है मेरे साथ एक घटना जरूर बता देता हूं मैं। जब अमर सिंह ने मुझे बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खां को निकलवा दिया था, उस वक्त मेरी पत्नी का मृत्यु हो गई। नेताजी रोहतक में थे, वहां से फोन आया, बोले सीपी राय राजनीति अलग है, परिवार अलग है। मैंने बिल्कुल भाई साहब, उनको भाई साहब ही कहता था हमेशा। तो बोले फिर मैं आऊंगा तब वो उठाया जाएगा। तो वो आए रोहतक से भाग करके, करीब 1-1.5 घंटे हम लोग लेट हुए चलने में, और उन्होंने खुद कंधे पर मेरे साथ उठाया और लेके 10 कदम चले। तो ये निभाने की ताकत नेताजी जैसे लोगों में होती है, हर एक में नहीं होती है। जी, मेरे पास तो किस्सों की भरमार है, मैं लिखने जा रहा हूँ बहुत सी चीजें। नहीं लिखिएगा और हम फिर सब आप उसको अलग से पढ़ना भी मौका चाहेंगे। देंगे तो विस्तार से बात वकार साहब, मैं करूंगा। आपको आमंत्रित आज करता मेरा हूँ संक्षेप में स्वास्थ्य ठीक आप नहीं किस है। तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और राय साहब, अपना ध्यान रखिएगा, आप प्लीज हमारे साथ बने भी रहिए थोड़ी देर। जी वकार साहब, संक्षेप में। देखिए, जब अक्सर मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत से जब कमेंट आते हैं कि आपके जो वक्तव्य हैं, लोग मुझ पे लिखते हैं कि उसमें नेताजी के सानिध्य की झलक दिखती है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो होता है, गर्व की होता बात। है जी, गर्व की प्राउड बात होती है। मोमेंट। मैं आपको सच बताऊं, नेताजी अमर हो गए हैं। जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी और हिंदुस्तान की राजनीति रहेगी, तब तक नेताजी को कोई ना भुला सकता है, ना नेताजी की यादों को ख़त्म कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी सीपी राय जी ने बताया था आजम खान साहब को निकलवा दिया। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं नेताजी का। जनवरी सन 2010 में, वकार भाई थोड़ा वक्त का नहीं बिल्कुल जल्दी सुनाऊंगा। जनवरी 2010 में अमर सिंह ने इस्तीफा दे दिया सारे पदों से, लेकिन वो पार्टी पे दबाव बनाए हुए थे, पूरी ताकत के साथ दबाव बनाए हुए थे। मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, टाइम बता रहा हूं। नेताजी से मेरी कई बार बात हुई इस सिलसिले में, क्योंकि कुछ मामले ऐसे थे जो मैं आपको ज़ाती तौर पर बताऊंगा। नेताजी ने मुझसे बहुत सी ऐसी बातें शेयर की हैं जो मेरे साथ कब्र में जाएंगी जी। उनकी कुछ बातें ऐसी जो मैं कभी उन्होंने मुझे अपना समझ के बताई। लेकिन ये बताऊं आपसे, कुछ ऐसा मैटर था जिसमें मैं इन्वॉल्व था। तो नेताजी से मैंने कहा, मैं डेट बता रहा हूं आपको, 10 फरवरी सन 2010, अमर सिंह के सारे पदों से इस्तीफे देने के बाद वो पार्टी में थे, राज्यसभा थे। 10 फरवरी सन 2010 को मैं बैठा था, नेताजी से मिलने गया था। बुध का दिन था, बुधवार का दिन था। सामने नेताजी इधर बैठे थे, मैं लेफ्ट में बैठा था, सामने जो सोफा पड़ा था उस पर राजेंद्र चौधरी जी बैठे थे। तो नेताजी से मैंने कहा सर, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को, इनको निष्कासित कीजिए, वरना चुनाव आ रहा है, इसमें झमेला खड़ा कर देंगे, ये बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे 2 बातें बोली। मैंने कहा, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कहलें क्या गलत दी जा रही है? मैंने कहा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो अमर सिंह का आदमी है। वक्त को देखिए। नहीं, वो अमर सिंह का आदमी है। मैंने कहा, आप इनको निष्कासित कीजिए, कुछ नहीं होगा। हंस के करने के, ठीक है, तुम्हारा मैंने मशवरा सुन लिया। और आप यकीन मानिएगा, मैं घर नहीं पहुंच पाया था अपने, और अमर सिंह निष्कासित हो गए थे। तब आप कार्यकर्ता थे? नेताजी ने स्टेट में बना रखा था, मुझे स्टेट में पद दे रखा था। ऑल राइट। अशोक सिंह जी, आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? सर, थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा संक्षेप में। मैं बिल्कुल संक्षेप। अभी ये अच्छी बात है कि अभी पिछली 7 तारीख, इसी 7 तारीख को मैं नेताजी को देखने वेदांता गया। वहीं पे सुधीन भदौरिया जी भी थे, चौटाला जी भी बैठे थे। तो हम श्रद्धांजलि यही है सबसे बड़ी हो रही है। चौटाला जी ने कहा माननीय अखिलेश जी से, वहीं 4 ही 5 लोग थे, उन्होंने कहा, अखिलेश जी, नेताजी हमारे दोस्त थे, कभी जीवन में तुम्हें कोई कष्ट पड़े, कुछ भी हो, तुम्हारे सैफई में तो हवाई पट्टी है ना, हमारे पास जहाज है, जब चाहे तुम मांग लो, ले जा सकते हो। ये नेताजी का प्यार था, वो नेताजी के दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने अखिलेश को बताया कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें कभी भी जरूरत, इस देश में इतने महान नेताओं के, इतने पूरे देश में, आज कल लालू यादव, आज तक के इतिहास में कभी इतने बड़े नेता को नारा लगाते मैंने नहीं सुना। लालू यादव अमर, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नारा लगाया है।
तो हम सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हमेशा अमर रहें, हमेशा रहेंगे और हम सभी लोग उनके रास्ते पे चलें। बहुत शुक्रिया दीपक भाई। देखिए, नेताजी ने एक निर्देश दिया था, हम सभी को दिया है। जो समाजवादी विचारधारा का साहित्यिक पक्ष है उसको मजबूत करेंगे, और नेताजी का जो भी साहित्य है, जो विचार है, जो उनके भाषण हैं, जो मोटी मोटी किताबों में हैं, उन पे छोटी किताब लिखिए, उन पे किताब लिखेंगे। और लोहिया जी के जिन विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया है उस पर अब ऑनलाइन भी काम किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी जाने। वो कहते हैं ना कि इनकी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, सवाल उठेगा मुस्तकबिल में ऐसे लोग कैसे थे, जमी पे रहते थे, फरिश्तों जैसे थे। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुलायम सिंह यादव अमर रहें। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब समय निकालकर इस व्यस्त कार्यक्रम में आए और आप सब ने अपने अपने संस्मरण नेताजी के बारे में साझा किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।